वेलकम टू द ह्यूमन फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के बारे में, जिसे WPW सिंड्रोम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट होता है और इवन इसमें रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो ये होता क्या है कि यूजुअली हमें मालूम है ऐसे नोड से इम्पल्स जो ट्रांसमिट होता है वो AV नोड को होता है। AV नोड से बंडल ऑफ हिस में जाता है, बंडल ऑफ हिस से होता हुआ परकिंजे फाइबर्स और वहाँ से वेंट्रिकुलर मसल्स में चला जाता है। अब कभी कभी कुछ कंडीशन में जब ऐसे नोड से AV नोड की तरफ ट्रैवल होने वाला इम्पल्स किसी दूसरे पाथ से होता हुआ वेंट्रिकल्स तक पहुँचे तो उस कंडीशन को हम वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम बोलते हैं। व्हेन एन एडिशनल एबेरेंट मस्कुलर और नोडल टिश्यू कनेक्शन, this is known as bundle of Kant conducting impulse between atria and ventricles, and this is known as WPW syndrome. अदर दैन द AV नोड, यानी AV नोड के अलावा ये एक अदर पाथवे बनाता है जो एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। जो पाथ बनाता है उसे बोलते हैं बंडल ऑफ कैंट, और इस सिंड्रोम को बोलते हैं वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। Also occur in normal individuals who are prone to attack of paroxysmal atrial arrhythmias। जिन लोगों में पेरोक्सिमल एट्रियल एरिथमियास की प्रॉब्लम्स पाई जाती है उन नॉर्मल इंडिविजुअल में भी कई बार इस तरीके के WPW सिंड्रोम्स देखे जा सकते हैं। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम इज़ एसिलरेटेड AV कंडक्शन। एसिलरेटेड क्यों है? क्योंकि ऐसे नोड से जब AV नोड की तरफ इम्पल्स आता है तो यहाँ AV नोडल डिले होता है। ये AV नोडल डिले, इसका मेन सिग्निफिकेंस क्या होता है कि यहाँ से जो ट्रांसमिशन हुआ, ये नोड में जो डिले हुआ उसकी वजह से कम्प्लीटली एट्रिया जो है वो इम्पल्स उसमें पहुँच जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है और फिर ये वेंट्रिकल्स की तरफ भेज दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई पाथवे जहाँ से एट्रिया से डायरेक्ट वेंट्रिकल में अगर इम्पल्स पहुँच जाए तो ये AV नोडल डिले वाला जो क्या कहते हैं पार्ट है, ये कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा और इम्पल्स बहुत ही फास्टली और रैपिडली वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाएगा। तो होता क्या है कि बंडल ऑफ कैंट कंडक्ट मोर रैपिडली, वन वेंट्रिकल इज एक्साइटेड अर्ली सो दैट दिस मर्ज विद द नॉर्मल QRS पैटर्न। यूजुअली ऐसे नोड से जो इम्पल्स आया वो AV नोड पे गया, वहाँ से वेंट्रिकल्स में पहुँचा, यहाँ पे AV नोडल डिले भी हुआ। ये थी नॉर्मल रिदम। लेकिन जैसे ही ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ, बंडल ऑफ कैंट के थ्रू बिना AV नोडल डिले हुए ये जब वेंट्रिकल्स में पहुंचा तो जो इसकी स्पीड है वो फास्ट होती है और AV नोडल कंडक्शन के कंपैरिजन में ये वेंट्रिकल्स में पहले पहुंच जाता है। अब चूँकि पहले से ही एक इम्पल्स गया हुआ है और बंडल ऑफ कैंट ने यहाँ से इम्पल्स भेज दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल QRS कॉम्प्लेक्स है वो पैटर्न जो है इस बंडल ऑफ कैंट की वजह से आने वाले इम्पल्स के साथ मर्ज हो जाता है, मिक्स हो जाता है। यहाँ देखिए, और जब ये मर्ज हो जाता है तो किस तरीके के ECG चेंजेस दिखाई देते हैं। शॉर्ट PR इंटरवल, PR इंटरवल एट्रियल P वेव, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, QRS वेव, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। तो PR जो इंटरवल है वो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो बंडल ऑफ कैंट से आने वाला जो इम्पल्स है वो AV नोडल इम्पल्स जो पहले से वहाँ से जा रहा है उसके साथ मर्ज हो जाता है। इसकी वजह से वाइड एंड स्लर्ड QRS कॉम्प्लेक्स आता है। वाइड और स्लर्ड QRS कॉम्प्लेक्स और PJ इंटरवल जो होता है वो नॉर्मल होता है। PJ इंटरवल क्या होता है? स्टार्ट फ्रॉम द P वेव एंड एंड एट द QRS कॉम्प्लेक्स, यहाँ तक। तो यहाँ तक जो PJ इंटरवल है वो नॉर्मल रहता है। ठीक है, तो ये इसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पेरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डियाज सीन इन दिस सिंड्रोम। ये MCQs में हमने आपको पहले भी बताया कि पेरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डियाज के पेशेंट में ऐसा देखने को मिलता है कि उन लोगों में कई बार बंडल ऑफ कैंट जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ऑफन फॉलो एन एट्रियल प्रीमैच्योर बीट। ऑब्वियसली क्या होता है कि यूजुअली जब पेरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया से कोई पर्सन ग्रसित है तो उस कंडीशन में कोई भी एक्टोपिक फोकाई जो एट्रिया में है वो बीट जनरेट करेगा। एट्रिया से इम्पल्स जो है वो वेंट्रिकल्स में आएंगे,
दिस एट्रियल प्रीमेच्योर बीट कंडक्ट नॉर्मली डाउन द एवी नोड। ठीक है, कहीं से भी एक एक्टोपिक फोकाई ने जो इम्पल्स जनरेट, यहाँ ये एसी नोड है और ये एवी नोड है। ठीक है, तो कोई भी इसमें फाइबर जो है एट्रिया से जो प्रीमेच्योर बीट जनरेट कर रहा है फोकाई, वहाँ से ये नॉर्मली कहाँ तक पहुँचेंगे, एवी नोड तक पहुँचेंगे, बट स्प्रेड टू द वेंट्रिकुलर एंड ऑफ द एबरेंट बंडल एंड इम्पल्स ट्रांसमिटेड रेट्रोगेट टू द एट्रियम वाया द एवी नोड। तो होता क्या है, जब इम्पल्स ऐसे नोड से यूजुअली नॉर्मली एवी नोड की तरफ जाता है तो एवी नोड उस समय रिफ्रैक्टरी होता है। उस कंडीशन में एक्टोपिक फोकाई जब बीच में अपनी रिदम जनरेट करता है तो और वो इम्पल्स एवी नोड पे पहुंचता है, तो चूँकि एवी नोड ऑलरेडी रिफ्रैक्टरी है उस समय, तो वहाँ से क्या होता है, ये जो इम्पल्स है बंडल ऑफ कैंट के थ्रू वेंट्रिकल्स तक पहुँच जाता है। ठीक है, एंड रेट्रोग्रेड फैशन में ये इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है एट्रिया को, कहाँ से, वाया एवी नोड से, एंड दिस कॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्कस मूवमेंट। और इसकी वजह से इम्पल्स किस तरीके से, सर्कस मूवमेंट की तरह, यानी इम्पल्स जो ऐसे नोड से जनरेट हुआ वो एवी नोड पे आया, उसके बाद जो एक्टोपिक फोकाई उसने बीच में अपना इम्पल्स जनरेट किया, बंडल ऑफ कैंट के थ्रू वो वेंट्रिकल्स तक आया, साथ में रेट्रोग्रेड फैशन में वो एट्रिया में भी गया। तो ये जो इम्पल्स जनरेशन है ये आपस में एक के बाद एक हुआ, तो एक सर्कस मूवमेंट या रीएंटरिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सो दिस कॉज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सर्कस मूवमेंट। तो बंडल ऑफ कैंट जिस तरीके से पाया जाता है, इस तरीके के पेशेंट्स में क्या देखा जाता है, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, और सबसे ज़्यादा ये कॉमन होता है पैरोक्सिमल एट्रियल टैकीकार्डिया के पेशेंट्स में। तो आई होप इससे आप ये समझ पाए होंगे कि ईसीजी में जो चेंजेस आते हैं बंडल ऑफ कैंट या WPW सिंड्रोम में वो किस तरह से होते हैं, सबसे ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी कहाँ देखी जाती है, ये किस तरीके से इम्पल्स आगे की तरफ प्रोसीड करता है, और नॉर्मल से पाथ जो है वो अलग होता है, इसे एबनॉर्मल पाथ बोलते हैं। ठीक है, सो वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम आप समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड अगर शॉर्ट नोट या MCQ क्वेश्चन आए तो आई होप कि आप बता पाएंगे। सो अगर आप इसी तरीके के और लेक्चर्स सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, जुड़े रहिए हमारे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू, थैंक यू। माय नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माय टेलीग्राम लिंक। गुड लक टू यू।